अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग की सर्दियां कैसी गुजर रही हैं। मेरी तो बहुत ख़तरनाक गुजर रही हैं, क्योंकि अब जाती जाती सर्दियां हैं, आती सर्दियां और जाती सर्दियां दोनों ही बीमारी लेकर आती हैं। तो तबीयत काफ़ी नासाज है, लेकिन करेंगे, आपके लिए नावल पढ़ेंगे। और आज हम अपना नावल ए दिल के एपिसोड नंबर या पार्ट नंबर 13 हम आज रीड करेंगे। जैसे कि जिन्होंने भी नावल ये पढ़ा है या सुना है, तो उनको ये तो पता चल ही गया होगा कि आहत को असल सच्चाई का सब पता चल चुका है। लेकिन ये उसकी बुरी किस्मत कि उसे जब पता चला तो जब तक मुनीसा घर छोड़कर जा चुकी थी। तो अब वो उसे बहुत ढूंढ रहा है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही है। और दूसरी बात ये कि सभी और हुरैन का भी आमना सामना हो चुका है। तो अब देखते हैं उनमें क्या नोक झोंक चलती है और क्या क्या मज़े के उनके सीन्स आते हैं। तो आइए अपना नावल हम शुरू करते हैं। कसम से अगर पता होता ये इस रिश्वतखोर पुलिस वाले का घर है तो कभी नहीं आती। रिश्वतखोर उसने अपनी तरफ से बोला था, क्योंकि वो पुलिस वालों के लिए यही सुनती आई थी। अपनी मुलाजमत समझ रखा है। पहले हुक्म दिया ड्रेस पहन के दिखाओ, अब बोला चाय बना के लाओ, और फिर 2 कप बना के लाओ। अकेले पीने की आदत नहीं है तो ना पिए चाय पीकर मुझ पर कौन सा एहसान कर रहे हैं। वो चाय बनाती मुस्तकिल बड़बड़ा रही थी, ये जाने बगैर दरवाजे पर खड़ा शख्स इसी बड़बड़ाहट बाजियां सुन रहा है। रुख चूल्हे की जानिब होने की वजह से वो उसे देख नहीं पाई, और अपना गुबार निकालने में वो इतनी मसरूफ थी कि इसकी मौजूदगी भी महसूस नहीं कर पाई। सभी एक मुस्कुराती नज़र उस पर डालकर वापस बाग में जाकर चूल्हे पर बैठ गया। 5 मिनट बाद ये वो एक ट्रे में 1 कप चाय रख कर लाई। सभी का गुस्से से फूला हुआ मुंह देख रहा था। जब उसने पहली बार हूर को देखा था तब वो स्कार्फ में थी, और अब वो बिना स्कार्फ के सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए थी। आपकी चाय कहाँ है? उसको चाय टेबल पर रखते देख पूछा। टेबल चूल्हे से दूर एक कोने में रखी थी, जिसे सभी कुछ देर पहले ही चूल्हे के सामने थोड़ा फासले पर लाया था। मैं चाय नहीं पीती, मुख्तसर जवाब देकर वो जाने लगी। मैंने जाने का नहीं बोला, बैठो यहाँ। वो सख्त लहजे में सामने रखी कुर्सी पर इशारा करने लगा। वो खामोशी से गुस्सा पीती वहाँ बैठ गई, क्योंकि और कोई रास्ता था नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? हुरैन, मुख्तसर जवाब। तो मिस वैन, अब आप इस घर में रहने के रूल सुने। रूल नंबर 1 कि जब मैं घर पर आऊँ तो मुझे मेरे घर में रहने वाले तमाम अफराद सामने चाहिए होते हैं, इसलिए जब मैं आऊँ तो आप मुझे कमरे में ना मिले। रूल नंबर 2, मुझे इस टाइम पर चाय पीने की आदत है, और अच्छी चाय और मुलाजमा के हाथ की चाय मुझे ज़रा पसंद नहीं। और हालांकि आजकल तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरे आने के बाद आप मेरे लिए ऐसे ही चाय बनाएंगी। रूल नंबर 3, मुझे चाय अकेले पीने की आदत नहीं, इसलिए जब तक मैं चाय ना पी लूँ या खाला की तबीयत ठीक ना हो जाए, मेरी चाय पीने तक आप मेरे साथ बैठेंगी। रूल नंबर 4, रात का खाना और सुबह का नाश्ता सब एक साथ करते हैं। रूम में खाना मंगवा कर खाने का रिवाज हमारे घर में नहीं है, क्योंकि रात के खाने और सुबह के नाश्ते पर वो भी होता था। अभी के लिए ये रूल याद कर लें, बाकी के कल बनाऊंगा, मेरा मतलब बताऊंगा। मुझे चाय की चुस्कियाँ भरता हूर को रोल गंवा रहा था। अब हूर के चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर हंसी जब्त करना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो इसे गुस्से से खो रही थी, लेकिन फिर भी डर की वजह से मुंह पर ताला लगाए बैठी थी। आज तक इससे कोई लड़की क्या कोई बच्ची तक नहीं घबराई थी। सभी वैन, इसे मुस्तकिल खामोश पाकर सभी ने उसे पुकारा। हुरैन, मेरा नाम वैन नहीं हुरैन है। सभी, मैं प्यार से वैन बोल रहा हूँ। हुरैन, सब मुझे प्यार से हूर बोलते हैं, इसलिए वैन बोल रहा हूँ। तुम सबको वैन बोले पर कन्वेंस कर लो, फिर मैं हूर बोलूँगा। आप मुझे प्यार से मत बुलाएं, आप मुझे हुरैन ही बोल लें। अब इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वो कहाँ से वैन दिखती थी, दुबली पतली डॉल जैसी, और प्यार से कौन इतना भद्दा नाम रखता है। और हाँ, रूल 5 रूल ये था कि इस घर में खाला के अलावा किसी को मुझे टोकने की इजाज़त नहीं है। चाय का खाली कप टेबल पर रखकर वो छूले से टेक लगाए बैठा अब हुरैन को देख रहा था। आपने चाय पी ली, अब मैं जाऊँ? इसकी नज़रों को नज़रअंदाज किया उसकी चाय का कप रखते ही बोली। जाओ, और खाने के वक्त खुद बाहर आ जाना। जी, वो बोलते साथ उठी और फौरन अंदर की तरफ भागने के अंदाज में बढ़ी। दरवाजे पर ही खाला खड़ी थी, जिन्हें बात करते वक्त सभी और हुरैन दोनों ने नहीं देखा था। हुरैन को सभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर निकालने से कासिर थी, इसलिए नम आंखें लिए अंदर चली गई। खाला ने इसे रोका नहीं। इसके जाने के बाद आराम से चलती सभी के पास आई।
इनको देखकर सभी खड़ा हो गया, लेकिन फिर इनके वापस बैठने का इशारा समझ के बैठ गए। कैसी तबीयत है आपकी? सभी ने इन्हें देखते बहुत एहतराम से पूछा। इसके पास बस एक ही बुजुर्ग रिश्ता बचा था। तुम्हें हूर पसंद है? सभी की बात को यकसर नजरअंदाज किए वो सभी को चौंकने पर मजबूर कर गई। क्या मेरा दिल इतनी वाज़ेह बातें करने लगा है कि बाहर दूसरों को भी आवाज़ें आए? सभी ने बिल्कुल सीरियस अंदाज, बिल्कुल गैर संजीदा बात की थी। इसके बाद सुन के खाला मुस्कुरा दी। दिल का तो पता नहीं, पर तुम्हारे सारे अंदाज तुम्हारी इसके लिए पसंदीदगी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या वैन पर भी जाहिर हो गया? उसकी इस तरह पूछने पर खाला हंस दी। नहीं, इसका जहन अभी इतना कहाँ है कि वो अंदाज से दिल के हाल जाने। तुम बताओ, पसंद है तुम्हें? खाला ने फिर वही सवाल किया। आपको पता है तो फिर क्यों पूछ रही हैं? अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, इसलिए कंफर्म कर रही हूँ। खाला की बात सोलानी दुरुस्त थी। अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, जैसे इनका हुआ था कि फैसल हीरा से शादी के बाद सुधर जाएगा। हाँ, बहुत पसंद है। और आपको? सभी ने साथ साथ खाला की पसंद जानना भी जरूरी समझा। मुझे तो देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो कल ही वो वापस भाग जाएगी। कौन सी हरकतें? वो समझ गया था खाला कौन सी हरकतों की बात कर रही है, लेकिन फिर भी अनजान बना। वही जो तुम यहाँ बैठे बैठे इसे इस घर के रूल समझा रहे थे, जिनका मुझे खुद आज हुआ है। और शायद वो रूल बने भी आज ही हैं, क्योंकि कल तक तो कोई सभी अपने कमरे में ही खाना खाता था। खाला के इसके कमरे में खाना खाने पर नोट करने से वो हंस दिया। वाकई बड़े बड़े होते हैं। इतना तंग ना करो, नाजुक है, ऐसा ना हो कल ही वापस चली जाए। रात के खाने पर उसने हुरैन को कुछ नहीं कहा था। वो भी अपने कमरे में मुस्तकिल इधर से उधर टहल रहा था। कुछ तो सोचना पड़ेगा सभी। इंप्रेशन बहुत बुरा पड़ गया है वैन पर। कहीं हाथ से बोलकर वापस न चली जाए। और वो तो वैसे भी नूर का मजनू बना हुआ है, फौरन से अपनी जोरों की बहन की बात पर अमल करेगा। कुछ करना पड़ेगा। इसकी नूर तो मिल जाएगी, पर फिर ये वैन हाथ से निकल जाएगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन उठाया और आहत का नंबर मिलाया। 3-4 रिंग के बाद कॉल उठा ली गई। हेलो आहत। हाँ यार, मुझे वैन के हवाले से, वो हुरैन के हवाले से बात करनी थी। हाँ, वो नूर को याद करके रो रही थी और उसके पास जाने का बोल रही थी। हाँ, मैंने यही कहा है कि वो शहर से बाहर है। मुझसे तुम्हें कॉल करने का बोल रही थी। मैंने बोला तुम कॉल नहीं उठा रहे। हाँ, इसके पास क्रेडिट ख़त्म हो गया था। हाँ, मैंने करवा दिया, लेकिन अगर वो तुम्हें कॉल करे तो कॉल नहीं उठाना, बात करना, वरना वो नूर से बात करने की जिद करेगी। हाँ ठीक है, ओके। चलो, अपना ख्याल रखना, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। नूर को हम बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। अल्लाह हाफिज। चलो जी, भला टली। तो मिस जोनी अब के बार फरार होने के सारे रास्ते बंद। वो बोलते हुए बेड पर गिर गया, पर खुद ही मुस्कुराने लगा। और मुस्कुराते मुस्कुराते कब उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। आज वो बिना नींद की गोली के सोया था। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे, पर मुनीसा का पता नहीं चला था। सभी ने हुरैन को अब भी परेशान करना नहीं छोड़ा था। वो रोज कोई ना कोई नया रूल बनाता, जिसे सुनकर हूर तप जाती। जब से बातों बातों में इसे पता चला था कि हुरैन अच्छी कुकिंग करती है, उसने रात के खाने की जिम्मेदारी हुरैन पर डाल दी थी। और इसकी रोज़ नई फरमाइश पर बल खा के वो रह जाती। कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वो रोज़ आहत को फ़ोन करती थी, पर नंबर बंद हो बताया था। इसके पास फिलहाल यहाँ के अलावा कोई ठिकाना नहीं था। 6 महीने हो गए थे, आहत इसे पूरा कराची ढूंढ चुका था। सभी ने भी कराची के साथ साथ इसे लाहौर में भी तलाश करवाया था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। सभी को थोड़ी देर पहले ड्राइवर की कॉल आई थी कि हुरैन की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन वो आधे घंटे से पहले नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है और वो मैकेनिक के पास है, और उसने आधे घंटे का टाइम दिया है। इसकी बात सुनकर सभी ने उसे आराम से गाड़ी सही करवाने की हिदायत दी, और अपने खुद हूर को लेने जा रहा था। वो मोबाइल और कार की कीज उठा के पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। हुरैन, जो काफ़ी देर से ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, पर ड्राइवर के ना आने पर परेशान थी। ड्राइवर को फ़ोन भी किया, पर ड्राइवर ने फ़ोन नहीं उठाया। जब आधे घंटे तक वो नहीं आया तो वो खुद निकल गई। पहले भी वो कॉलेज से रिक्शे में अकेली घर जाती थी, और रास्ता तो उसे याद था, इसलिए रिक्शे में जाने के घर से वो कॉलेज से निकली और रोड की जानिब चलने लगी। वो रोड के करीब और कॉलेज से दूर तेज तेज चल रही थी। अभी तो चल रही थी कि जब बाइक पर 2 लड़के आए और उसके आगे बाइक रोकी। वो डर के पीछे हुई, लेकिन
फिर नजर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वो लड़के इससे काफी छोटे थे। वो 14-15 साल के दो लड़के थे। वो समझी शायद बाइक बैलेंस नहीं हुई इसलिए उसके आगे आ गई। वो साइड से निकलने लगी। जब वो बाइक वापस उसके आगे लाए, मैंने हैरत और गुस्से से देखने लगी। अभी जमीन से पूरी तरह निकले भी नहीं थे और इनकी हरकतें। जानी मन, इतनी गर्मी में जाओगी तो ये गोरा रंग काला हो जाएगा। तुम बाइक पर बैठो, हम जल्दी से छोड़ देंगे। बाइक पर बैठे दूसरा बच्चा कमीने पने से हंसता हुआ बोला, कम से कम हूर को तो वो बच्चा ही लगा। मैंने इग्नोर करके दूसरी तरफ निकलने लगी जब उन्होंने दोबारा वही अमल किया और इसके सामने अपनी बाइक ले आए। कॉलेज से पूछकर वो परेशानी से बाहर निकला था। अंदर चौकीदार ने यही कहा था कि वो थोड़ी देर पहले ही निकली है। वो कॉलेज से निकलकर वापस गाड़ी में बैठा और रोड की जानिब गाड़ी का रुख किया। इसको ड्राइव करते हुए अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि सामने का मंजर देखकर इसका दिमाग घूम गया। दो बच्चे इसकी वैन को तंग कर रहे थे। इसने गाड़ी हुरैन के पास रोकी और फौरन बाहर निकल के इनकी तरफ बढ़ा। हुरैन जो पहले ही परेशान थी, इसको गुस्से में देखकर इसे अपनी किस्मत पर मजीद रोना आया। सभी को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर ही वो दोनों लड़कों की हवाइयां उड़ गईं। वो जल्दी से बाइक स्टार्ट करके भागते पर सामने हूर के होने की वजह से निकल नहीं पाए। सभी गुस्से से आगे बढ़ा। सबसे पहले इनकी बाइक की चाबी निकालकर दूर फेंकी और फिर जो बाइक चला रहा था इसे गिरबान से पकड़कर खींचा। इस लड़के के साथ साथ बाइक भी नीचे गिरी और पीछे बैठा हुआ बच्चा फौरन पीछे हटा। अगर गलती से भी भागे तो बिना वार्निंग के शूट कर दूंगा। दूसरे लड़के को भागने की तैयारी पकड़ता देख वो गुस्से से बोला। वो लड़का जो पहले ही डर गया था सहम के वहीं खड़ा हो गया। इसका गुस्सा देखकर हूर को अपनी रूह फना होती महसूस हो रही थी और फिर एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। सभी ने इस लड़के को पैर दर पैर थप्पड़ मारे, इतना कि वो लड़का अब हाथ जोड़ जोड़कर रो रहा था। दूसरे लड़के का रंग डर से सफेद पड़ गया। वहां से गुजरते इक्का दुक्का लोग जमा होना शुरू हो गए थे। पहले वाले लड़के को परे धकेल कर वो दूसरे वाले लड़के की तरफ बढ़ा जो पहले ही कांपना शुरू कर चुका था। कांप तो वहां खड़ी हो भी रही थी। दूसरे लड़के को भी उसने वैसे ही पैर दर पैर थप्पड़ मारे। जमीन से निकले नहीं हो और लड़कियां छेड़ रहे हो। आज लड़कियां छेड़ रहे हो, कल ज्यादतियां करोगे और फिर लड़कियां तुम जैसे लोगों की वजह से चुप चुप कर रहेंगी। तुम्हारे जैसे लोगों को बेवजह से तुम्हारी अपनी माँ बहनें सेव नहीं होती। तुम्हारे बोलते हुए मुस्तकिल ने थप्पड़ मार रहा था। अगर 3 मिनट के अंदर यहाँ से गायब नहीं हुए तो बात के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। इसकी सर्द आवाज सुनते वो लोग गिरते पड़ते भागे। एक लड़का भागकर चाबी ढूंढने लगा। दूसरा बाइक घसीटते उस लड़के की तरफ भागा। चाबी मिलते ही वो लोग मंदिर से गायब हो गए। अब इसका रुख हुरैन की तरफ था। वो नजरें जमीन पर गाड़ी हल्के हल्के कपकपा रही थी। सभी ने गुस्से से उसे देखा और इसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा के जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद किया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो जबड़े पीछे ड्राइविंग कर रहा था। इसे हुरैन पर शदीद गुस्सा आ रहा था और हुरैन जो अब तक उसका मसनूई गुस्सा देखती आई थी, इसका असल गुस्सा देखकर इसकी सिट्टी गुम हो गई। उसने कुछ बोलना चाहा जब सभी ने सख्ती से मना कर दिया। गाड़ी घर के पोर्च में रुकी। वो हुरैन को वैसे गाड़ी में ही छोड़कर अंदर चला गया। हुरैन भी खुद पर कंट्रोल करके अंदर आ गई। वो जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी लेकिन फिर सभी की आवाज पर उसके कदम रुके। यहाँ इंतहाई सख्त लहजे में बोला। हुरैन जल्दी से इससे 2-3 कदम दूर आकर खड़ी हो गई। कॉलेज से बाहर क्यों निकली थी? लहजा हनूज सख्त था। वो काफी देर हो गई थी और ड्राइवर नहीं आया था तो कॉल कर लेती की थी, पर ड्राइवर का नंबर बंद था। मुझे कर लेती अगर उसका नंबर बंद था। मेरा फोन बंद हो गया था। फोन दिखाओ अपना। सभी की इस बात पर उसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी क्योंकि उसने झूठ बोला था। उसका मोबाइल ऑन था। उसने नजर उठा के सभी को देखा। वो गुस्से से ही घूर रहा था। उसने मरमर हाथों से मोबाइल सभी की तरफ बढ़ाया। सभी ने फोन लेकर देखा तो उसका फोन तकरीबन फुल चार्ज था। सभी के गिर्द गुस्से से मोबाइल पर सख्त हुए और फिर जोर से कुछ टूटने की आवाज आई। सभी ने उसको मोबाइल इतनी जोर से जमीन पर मारा कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया। शोर की आवाज पर खाला भी कमरे से निकल कर बाहर आई और सभी को गुस्से में देखकर परेशान हो गई क्योंकि उसको गुस्सा कम आता था पर जब आता था शदीद आता था। ये कराची है, यहाँ बंदा कैसे गायब होता है पता भी नहीं चलता। वो चीख रहा था और हुरैन के साथ साथ खाला भी सांस रोके खड़ी थी। जानती हो, हजारों की तादाद में वालिदैन अपनी बच्चियों की गुमशुदगी और अगवा की रिपोर्ट करवाने आ रहे होते हैं। यहाँ मर्द महफूज नहीं है और तुम छटाक भर की लड़कियां पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। वो लड़के नहीं बच्चे थे। अगर इनकी जगह कोई बड़े लड़के या आदमी होते ना
तो अभी तुम कहाँ गायब होती पता भी नहीं चलता। अगर आइंदा बाहर अकेले कदम निकाला तो तुम्हारी टांगे मैं तोड़ दूंगा, और फिर तुम अकेली क्या किसी और के साथ निकलने के काबिल भी नहीं रहोगी। वो एक गुस्से से भरी नजर इस पर डालकर वापस बाहर निकल गया। मुलायम को पहली मुलाकात में ही जान गया था कि वो कितनी डरपोक है। वो कुछ गलत महसूस करते हुए भी ना अपना दफा कर पाएगी और न ही चिल्ला के अपना बचाव। ये सभी की सोच थी और बिल्कुल दुरुस्त थी। सभी के जाने के बाद हुरैन ने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। खाला इसे रोता देखकर उसकी तरफ बढ़ी। वो वापस पुलिस स्टेशन आया और अपने ऑफिस में जाने से पहले हिदायत देना नहीं भूला कि उसके ऑफिस में कोई ना आए। वो कुर्सी के पुट से सर टिका के बैठ गया। इसे गुस्सा आ रहा था, पर अब गुस्सा हुरैन पर नहीं खुद पर आ रहा था। वो तो पहले ही डरपोक सी लड़की, बाहर के हालात को तो सभी को मालूम है, हुरैन को क्या पता। उसे प्यार से भी तो समझा सकता था। पहले ही मुझसे इतना डरती थी और अब तो और डरेगी। क्या जरूरत थी मुझे इतना गुस्सा करने की, और सोने पे सुहागा मोबाइल भी तोड़ दिया सभी साहब आपने उसका। वो गुस्से में खुद पर तंज करने लगा। इसके गुस्से को मोबाइल की आवाज़ ने तोड़ा। उसने जेब से अपना मोबाइल निकाला। इंस्पेक्टर रेहान की कॉल आ रही थी। उसने बेजारगी से फ़ोन को देखा, फिर फ़ोन उठा लिया। हेलो, हाँ बोलो। इस्लामाबाद में? कब? हाँ सही है, तुमने जब क्यों नहीं बताया? ओ, फिर बाकी मालूमात निकाल ली? ये कैसे हो सकता है, तुमने सही से देखा है? ओके, मैं तुमसे कांटेक्ट करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। और शुक्रिया भी कि तुमने मेरा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। सभी के चेहरे से उलझन और परेशानी साफ जाहिर थी। वो अपनी कार की कीज उठाता मोबाइल जेब में वापस डालकर बाहर निकल गया। पीछे से उसके जूनियर ने उसे आवाज़ लगाई जिसे वो नज़रअंदाज की पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। गाड़ी में बैठ के ग्लासेस लगाए और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। आहन के घर के आगे गाड़ी रोककर 4 से 5 बार उसने तेज तेज हॉर्न बजाया। चौकीदार बाहर आया और सभी को देखकर उसने फौरन गेट खोला। पोर्च में गाड़ी रोककर वो बिना कार लॉक किए बाहर निकला और जल्दी जल्दी अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर आने पर उसने सामने सोफे पर सकीना बैठी नजर आई। वो खामोशी के लिए बैठी, सभी को ठीक नहीं लगी। अस्सलाम वालेकुम। सभी की आवाज़ सुनकर उन्होंने नज़र उठा के देखा। वालेकुम अस्सलाम। वो सभी के लिए खड़ी होती से पहले ही सभी इनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। आप ठीक हैं? मेरा मतलब आपकी तबीयत? सभी को वो बहुत थकी थकी लगी। हाँ ठीक हूँ, बस ये तन्हाई बहुत बुरी चीज़ है। पहले मुनीज़ा और हूर थी तो दिल लग जाता था, फिर मुनीज़ा चली गई और अब हूर भी। हूर का जिक्र करते उन्हें याद आया, हूर तो सभी के घर पर ही है। हूर कैसी है? इनके सवाल पर सभी को दोपहर में रोती हुई हूर याद आई। वो सर झटक कर इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जी वो ठीक है। और फिर थोड़ा आगे होकर अपने हाथ इनके हाथ पर रखा। फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। और हूर तब वापस नहीं आएगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी बहू ज़रूर वापस आ जाएगी। इसकी बहू बोलने पर सकीना को खुशी हुई और उसके हूर के वापस ना आने का मतलब समझते हुए वो उसे मुस्कुराती नज़रों से देखने लगी। इनके इस तरह देखने पर सभी ने मुस्कुराते हुए बालों पर हाथ फेरा। कैसी लगेगी जोड़ी? थोड़ा झुककर राजदाना अंदाज में पूछा। हाँ हाँ, चांद सूरज की माशाल्लाह। वो उसकी बात पर हंसते हुए बोली, नहीं बच्चा जब भी पसंद आ गया था जब वो हैदर साहब से पहली बार मिलने आया था। इंशाल्लाह। और आहत कहाँ है? वो अपने रूम में सो रहा है। इस टाइम सो रहा है? ये कौन सा टाइम है? इसे सकीना के बताने पर हैरत हुई, क्योंकि आहत को दिन में सोने की शुरू से आदत नहीं थी। हाँ, वो फजर के वक्त घर आया था। इनकी बात पर वो अफसोस से नफी में सर हिलाते आहत के कमरे की तरफ बढ़ गया। अगर अब मुझे ना मिली तो वो दिन दूर नहीं जब ये शराब पीकर गली गली घूमेगा। मजनू साला, वैसे ही कम परेशानियां हैं जो मुझे और परेशान कर रहा है। मैं तो इसके मसले हल करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा। मेरे बच्चे भी मुझे पापा नहीं दादा बोलेंगे। मुस्तकिल बड़बड़ाते वो आहत के कमरे में धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर घुसा और इसे देखा जो बनियान में औंधे मुंह लेटा हुआ था। ओए उठ। सुबह सभी उसके बराबर में बैठते ही इसे हिलाते हुए बोला, उठ जा यार, भांग पी के सोया है क्या? अब क्या मेरी यही जिंदगी रह गई कि मैं आकर तुझे उठाता रहूंगा? कभी वो दिन भी आएगा कि जब मेरी बहन मुझे उठाएगी। वो जज्बात में इतना बह गया कि उसे ये तक होश न रहा कि वो आहत के सामने बहन बोल रहा है। उठो यार, वरना अब ऐसा किक मारूंगा कि उड़ते हुए दीवार से चिपकोगे। अब की बार उसने गुस्से से आहत को झिझोड़ते हुए पूछा, जाओ यहाँ से सभी, मुझे तंग मत करो। आहत वैसे ही लेटे लेटे बोला। नूर मिल गई है। इसके बोलने की देर थी कि आहत एक लम्हे में उठ बैठा। मुनीज़ा मिल गई? कहाँ मिली? नहीं तू सोता रहा, मैं जा रहा हूँ। सभी गुस्से से कहते उठने लगा।
वो खड़ा ही हुआ था जब आहत ने इसे पीछे से एक किक मारी। कहाँ है मुनीसा? फजूल बकबक नहीं, सीधा जवाब। मुझे उसकी किक से नीचे फर्श पर गिरा था, इसे सदमे से देखने लगा। यार प्लीज बता दो, मेरी हालत पर रहम खाओ। आपके हाथ इसके सामने फर्श पर बैठा संजीदगी से इल्तिजाई अंदाज में बोला। तो वो इंस्पेक्टर रेहान की कॉल का इसको बताने लगा। इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में? पर इस्लामाबाद में तो उसका कोई नहीं है, आहत ने उलझते हुए पूछा। इंस्पेक्टर रेहान की कॉल आई थी, वो अपनी बहन से मिलने इस्लामाबाद गया था। अपनी बहन को हॉस्पिटल से लेकर निकल रहा था, उसने वहां नूर को देखा। इसके मोबाइल में नूर की तस्वीर मौजूद थी। उसका कहना है वो हूबहू नूर थी। उसने उसके बारे में मालूम किया तो पता चला वो किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है और हॉस्टल में रहती है। सभी रुका। तो फिर इस्लामाबाद की टिकट बुक कराओ। इंतजार किस बात का है, हम आज ही जाएंगे। आहत इसे बोल के उठने लगा जब सभी इसे वापस बैठाया। लेकिन इस लड़की का नाम मुनीजा नहीं है। सभी के इस इंकिशाफ पर आहत ने उसे उलझ कर देखा। रेहान पता कर रहा है, वो कल तक पता कर लेगा। सभी की बातें सुनकर इसकी आंख से एक खामोश आंसू टूट कर गिरा। वो कितना खुश हो गया था, इसे लगा था इसकी जिंदगी वापस मिल गई हो। आहत फिक्र ना करो, हो सकता है महारोशी मुनीजा हो। सभी की मुझसे महारोश का नाम सुनकर उसने सभी को देखा। अभी की टिकट बुक कराओ, आज ही मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। वो मुनीजा ही है, वो मेरी मुनीजा ही है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। आहत पर जोश होकर बोला। इसे याद था मुनीजा के बिल्ली का नाम महारोश था और इसे महारोश नाम बहुत पसंद था। तुम तो यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरा दिल गवाही देता है। आहत की बात पर सभी लब भींच गया। अगर वो लड़की मुनीजा है तो फिर 4 महीने बाद तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है, सभी ने संजीदगी से कहा। वॉशरूम की तरफ आहत के बढ़ते कदम रुके। उसने पीछे मुड़कर सभी को देखा और चलता हुआ उसके पास आया और इसके बराबर में बैठा। फिर से कहो, तुम बाप बनने वाले हो, 4 महीने में तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आ जाएगा। सभी का दोबारा कहना था कि आहत की आंखों में जो आंसू रुके थे वो बाहर आ गए। वो भी सभी के गले लग गया। सभी भी इसके गले लगा। आहत के आंसुओं की नमी इसे अपने कंधे पर महसूस हुई। सभी की अपनी आंखें भी नम थी। उसने हाथ को चुप नहीं करवाया क्योंकि वो जानता था ये खुशी के आंसू है। उसने दिल से दुआ की थी वो लड़की नूर ही हो। 6 माह कबल। आहत के कहे गए जुमले उसे तीर की तरह चुप रहे थे। अब तो वो रो रो कर भी थक चुकी थी। पूरी रात रोते हुए गुजारने के बाद उसने एक फैसला किया। वो उठी, उसने अपने आंसू साफ किए, फ्रेश होकर बाहर निकली और एक बैग में अपने कपड़े डाले, डॉक्यूमेंट्स रखे, अपनी फाइल और पेपर्स। इसे पैसों की भी जरूरत थी। उसने एक नजर उन पैसों पर डाली जो फर्श पर पड़े थे, जो रात को आहत ने उसकी कीमत के तौर पर दिए थे। दिन में एक बार फिर टीस उठी। उसने वो पैसे वहीं वैसे ही छोड़ दिए ताकि जब आहत इन्हें देखे तो वो आहत के मुंह पर तमाचे की तरह लगे। वो आहत के निकलने के थोड़ी देर बाद ही घर से निकल गई। इसे हुरैन की फिक्र नहीं थी। इसे मालूम था वो यहाँ ठीक रहेगी। इसे अपने साथ ले जाकर वो इसका नुकसान नहीं कर सकती थी। चौकीदार के पूछने पर उसने यही बोला था कि उसे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो काम से हाथ के ऑफिस से आ रही है, उसी के साथ वापस आएगी। तो चौकीदार ने हुरैन और सकीना को भी वही बताया जो मुनीजा ने चौकीदार से कहा था। वहां से गोल्ड ज्वेलरी की मार्केट गई। उसे पैसों की जरूरत थी और आगे भी बढ़ने वाली थी, लेकिन उसके पास अपनी माँ के जेवर के सिवा कुछ नहीं था। वो मुनीजा की माँ की निशानी थी, इसे अजीज थी, लेकिन इसके अलावा इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी मामा की ज्वेलरी में से इनका एक सेट बेच दिया जिससे उसको अच्छी रकम मिल गई। बाकी की जेवर उसने खुद पहन के उसके ऊपर बुर्का पहन लिया, क्योंकि कब कहाँ कैसे चोरी हो जाए मालूम नहीं पड़ता और इसके पास इसके सिवा और कोई आसरा नहीं था। वहां से फारिग होकर उसने इस्लामाबाद जाने वाली बस का टिकट लिया। वो जानती थी अगर वो लाहौर गई तो आहत उसे वहां भी ढूंढ सकता है और कराची में छुपना उसके खुद के लिए बहुत मुश्किल है। उसने इस्लामाबाद आने के बाद सबसे पहले मोबाइल लिया और एक सिम निकलवाई। फिर हॉस्टल ढूंढा। पहले दिन हॉस्टल ना मिलने की वजह से वो होटल में रही, लेकिन फिर दूसरे दिन किस्मत से हॉस्टल मिल गया। वहाँ की फीस पे करके उसने अपने लिए एक अलहदा रूम लिया जहाँ वो अकेली रहे, इसके साथ कोई दूसरी लड़की रूम ना शेयर करे, और फिर अपने लिए जॉब तलाश की। इसे एक प्राइवेट स्कूल में वैकेंसी खाली मिली। वो दूसरे दिन वहाँ इंटरव्यू के लिए गई तो उसकी एजुकेशन वैकेंसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम थी, लेकिन इसे वहाँ के एक प्रिंसिपल ने इसका नाम मुनीजा हाशिम पढ़कर इससे इसके पापा के बारे में पूछा। मुनीजा आम सा बताने लगी
लेकिन बाद में पता चला उसके पापा इस स्कूल के ट्रस्टी रह चुके थे और यहाँ के ऑनर से उनकी अच्छी जान पहचान थी। इसको इस बिना पर जॉब मिल रही थी, पर उसने ये बोलकर मना कर दिया कि उसकी एजुकेशन पूरी नहीं, पर वो काबिलियत रखती है। वो 15 दिन इसे डेमो पर रखकर चेक करेंगे। अगर वो उनकी डिमांड पर पूरी उतरती है तो ठीक है, वरना कहीं और जॉब ढूंढ ले। मैडम और सर ने इसका कॉन्फिडेंस देखकर उसे जॉब पर रख लिया। वहाँ सर और मैडम ने इससे इसकी जॉब और पैसों की ज़रूरत की वजह पूछी, क्योंकि वो अमीर बाप की बेटी थी, और फिर हाशिम साहब के बारे में भी पूछा और फिर उनके इंतकाल पर अफसोस भी किया। मुनीसा ने इन्हें वजूहात का ये बोलकर बताने से मना कर दिया कि उनका पर्सनल मामला है जिसे वो किसी से डिस्कस नहीं करना चाहती। अगर वो इसे इस जॉब का अहल समझते हैं तो ठीक, वरना कहीं और जॉब ढूंढ लेगी।